रात की खामोशी में कभी कभी ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो इंसान के दिल की धड़कनें रोक देती हैं। ये वही रात थी जब अरसलान की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां ख्वाब और हकीकत का फर्क मिट गया। ये वाकया कराची के एक छोटे से मोहल्ले का है जहां अरसलान नाम का एक नौजवान रहता था। 22 साल की उम्र में जिंदगी इसके साथ एक अजीब खेल खेल रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले इसने बीए का इम्तिहान पास किया था और खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो सोच रहा था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, घर के हालात बेहतर होंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो खुशी खुशी घर पहुंचा तो देखा कि घर में शोक का माहौल है। पड़ोसी मर्द हजरात संजीदा चेहरों के साथ खड़े थे। अरसलान का दिल डूब गया। इसकी मां ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ इसे बताया कि इसके वालिद का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनकर अरसलान की दुनिया हल गई। कल तक जो खुशियां मिना रहा था, आज वो सब कुछ खाक में मिल गई। इसके वालिद एक स्टोर पर काम करते थे जिससे बमुश्किल घर का खर्चा निकलता था। अब ये जिम्मेदारी अरसलान के कंधों पर आ गई थी। घर में इसकी मां और छोटी बहन फातिमा थी जो अभी मैट्रिक में पढ़ती थी। वालिद की मौत के बाद के दिन बहुत मुश्किल थे। अरसलान ने हर जगह नौकरी की तलाश की। वो दफातर के चक्कर लगाता, अखबारात में इश्तिहारात देखता, दोस्तों से मदद मांगता, लेकिन कहीं भी कोई मौजू जगह नहीं मिली। कहीं तजर्बा मांगते, कहीं सिफारिश चाहिए होती और कहीं तनख्वाह इतनी कम होती कि घर का खर्चा भी ना निकल सकता। 2 महीने गुजर गए और घर की सूरत-ए-हाल बिगड़ती जा रही थी। वालिद की बचत खत्म हो चुकी थी और अब रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ रहा था। अरसलान की मां बीमार रहने लगी थी और फातिमा की तालीम भी खतरे में पड़ गई थी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं था तो अरसलान ने फैसला किया कि वो कुछ भी काम करेगा लेकिन अपने घर को भूखा नहीं रखेगा। इसी रात वो शहर के मरकजी रेलवे स्टेशन गया। वहां इसने देखा कि प्लेटफार्म पर कई लोग चाय, बिस्कुट, समोसे और दूसरी चीजें बेच रहे हैं। मुसाफिर आते जाते रहते हैं और ये दुकानदार अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अरसलान ने सोचा कि यही काम इसके लिए मौजू है। अगले दिन इसने अपनी मां से बात की और घर का सोने का कड़ा बेच कर कुछ रकम इकट्ठी की। फिर वो बाजार गया, चाय का सामान, कुछ बिस्किट्स और थर्मूस खरीद कर वापस आया। शाम को 6 बजे वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्टेशन पहुंचा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारी हर नई कहानी की इत्तिला आपको फौरी तौर पर मिल जाए। पहले दिन बहुत मुश्किल था। अरसलान को ये काम करते हुए शर्म आ रही थी। वो जो कल तक ग्रेजुएट होने पर फख्र कर रहा था, आज स्टेशन पर चाय बेच रहा था। लेकिन जब इसने घर में अपनी मां और बहन के चेहरे देखे तो इसे एहसास हुआ कि मेहनत की कोई बात शर्म की नहीं है। दिन ब दिन इसका काम बेहतर होता गया। वो सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक स्टेशन पर रहता। इसकी चाय मशहूर होने लगी और मुसाफिर खास तौर पर इसके पास आते। कुछ हफ्तों में इसकी कमाई इतनी हो गई कि घर का खर्चा आसानी से निकल जाता और कुछ बचत भी हो जाती। अरसलान की जिंदगी में एक रूटीन बन गया था। सुबह उठकर नमाज पढ़ता, नाश्ता करता, दिन भर का सामान तैयार करता और फिर स्टेशन चल जाता। वहां दिन भर मुसाफिरों को चाय बेचता और रात को घर वापस आ जाता। इसे ये काम पसंद आने लगा था क्योंकि यहाँ इसे मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलने का मौका मिलता। लेकिन इसकी जिंदगी में एक मोड़ इस वक्त आया जब एक रात 11 बजे के करीब जब वो अपना सामान समेट रहा था तो कराची से आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ये आखिरी ट्रेन थी जो रात को आती थी। कुछ मुसाफिर उतरे और तेजी से स्टेशन से बाहर चले गए। लेकिन एक लड़की ट्रेन से उतरी जो दूसरों की तरह जल्दी में नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफार्म पर चल रही थी। अरसलान ने जब इसे देखा तो हैरान रह गया। वो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, तकरीबन इसकी ही उम्र की, यानी 22 साल के लगभग। इसके बाल लंबे और काले थे, आंखें बहुत ही दिलकश थीं और चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वो भूरे रंग का लिबास पहने हुए थी और इसके कदम बिल्कुल बेआवाज थे। अरसलान को ये बहुत अजीब लगा कि इतनी रात गए ये लड़की अकेली क्यों प्लेटफार्म पर क्यों बैठी हुई है। आमतौर पर सारे मुसाफिर जल्दी जल्दी स्टेशन से निकल जाते थे। लड़की ने अरसलान की तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर वो इसके पास आई और बोली, क्या अब चाय बनाते हैं? अरसलान ने कहा, जी हाँ, लेकिन अब मैंने स्टॉल बंद कर दिया है। अगर अब चाही तो मैं आपके लिए चाय बना सकता हूँ। लड़की ने शुक्रिया अदा किया और अरसलान ने इसके लिए गर्म चाय तैयार की। जब वो चाय पी रही थी तो अरसलान ने पूछा, आपका नाम क्या है और इतनी रात गए अकेली कहाँ जा रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम लैला है। मैं यहाँ से काफी दूर एक स्कूल में पढ़ाती हूँ।
सुबह जल्दी जाना पड़ता है और शाम को वापसी में यही आखिरी ट्रेन मिलती है। अरसलान को ये सुनकर अच्छा लगा कि ये लड़की एक उस्ताद है। वबौलन, बहुत अच्छा, आपको अकेले इतनी रात को जाने में डर नहीं लगता? लैला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, मैं इस आदी हूं। वैसे आपका नाम क्या है? अरसलान ने अपना तारुफ कराया और अपनी कहानी बताई। लैला ने बहुत तवज्जो से सुना और कहा, आप बहुत बहादुर हैं। कम लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियां इस तरह निभाते हैं। ये बात सुनकर अरसलान को अच्छा लगा। वो काफी देर तक बात करते रहे और फिर लैला ने कहा कि इसे जाना है। वो चाय के पैसे देना चाहती थी लेकिन अरसलान ने इनकार कर दिया। लैला चली गई और अरसलान को ये मुलाकात बहुत अच्छी लगी। इसने सोचा कि शायद ये इसकी किस्मत बदलने का इशारा है। वो खुश घर वापस आया और रात को बहुत अच्छी नींद सोया। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक स्टेशन गया और अपना काम करता रहा। दिन भर वो लैला के बारे में सोचता रहा और ये उम्मीद करता रहा कि शाम को वो फिर आएगी। 11 बजे जब ट्रेन आई तो अरसलान की नजरें प्लेटफार्म पर लगी रहे और वाकई लैला फिर आई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई, इसी सफेद लिबास में और इसी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वो सीधी अरसलान के पास आई और बोली, क्या आज भी चाय मिल सकती है? अरसलान ने खुशी से चाय बनाई और वो दोनों फिर बैठकर बातें करने लगे। लैला ने अपने काम के बारे में बताया कि वो छोटे बच्चों को उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाती है। अरसलान ने अपने ख्वाबों के बारे में बताया कि वो एक दिन अच्छी नौकरी करना चाहता है। ये सिलसिला रोजाना चलने लगा। हर रात 11 बजे लैला ट्रेन से उतरती, अरसलान के साथ तकरीबन 1 घंटा बैठती, बातें करती और फिर चली जाती। अरसलान को ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगती थीं। लैला एक बहुत ही समझदार और दिलचस्प लड़की थी। कहानी में अब दिलचस्प मोड़ आने वाला है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि लैला कौन है। हफ्ते भर ये सिलसिला चला। अरसलान को लैला से बात करना इतना अच्छा लगता कि वो दिन भर इसका इंतजार करता रहता। वो लैला को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझने लगा था। कभी कभी वो सोचता कि क्या वो लैला से मोहब्बत करने लगा है। लेकिन एक बात जो अरसलान को अजीब लगती थी वो ये थी कि लैला हमेशा एक ही वक्त पर आती और एक ही वक्त पर चली जाती। वो कभी जल्दी नहीं आती और ना ही देर से। बिल्कुल 11 बजे ट्रेन से उतरती और 12 बजे के करीब चली जाती। एक और अजीब बात ये थी कि लैला सिर्फ चाय पीती थी, वो भी बहुत कम। जब अरसलान इसे बिस्कुट या कुछ खाने को पेश करता तो वो माजरत कर देती और कहती कि इसको पसंद नहीं। एक रात जब लैला चली गई तो अरसलान ने देखा कि स्टेशन पर सफाई करने वाला रहमत चाचा आया है। वो एक बूढ़ा आदमी था जो 50 साल से इस स्टेशन पर काम कर रहा था। अरसलान इससे अक्सर बातें करता रहता था। रहमत चाचा ने अरसलान से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम रात को किसी से बातें करते हो, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता। क्या बात है? अरसलान ने हंसकर कहा, चाचा, अब की नजर कमजोर हो गई है। यहाँ लैला नाम की एक लड़की आती है, रोजाना 11 बजे ट्रेन से उतरती है। वो एक उस्ताद है। रहमत चाचा ने हैरानी से पूछा, कौन सी ट्रेन बेटा? 11 बजे के बाद तो यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। आखिरी ट्रेन 10:30 बजे आती है। ये सुनकर अरसलान को थोड़ा ताज्जुब हुआ। इसने कहा, नहीं चाचा, 11 बजे कराची वाली ट्रेन आती है। मैं रोजाना देखता हूँ। रहमत चाचा ने सर हिलाया और कहा, बेटा, मैं 50 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई 11 बजे वाली ट्रेन नहीं है और ना ही मैंने कोई लड़की देखी है। ये बात सुनकर अरसलान को बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगा कि क्या रहमत चाचा को वाकई नजर नहीं आती या कोई और बात है। इसने फैसला किया कि अगले दिन वो इस बात को ज्यादा तवज्जो से देखेगा। अगले दिन अरसलान ने मामूल के मुताबिक अपना काम किया, लेकिन इसका ध्यान बार बार लैला की तरफ जाता रहा। वो सोच रहा था कि रहमत चाचा ने जो कहा था वो क्या सही है। अगर वाकई 11 बजे कोई ट्रेन नहीं आती तो लैला कहाँ से आती है। जब 11 बजे का वक्त आया तो अरसलान ने बहुत तवज्जो से देखा। ट्रेन की आवाज आई, ट्रेन आकर रुकी और लैला इससे उतरी। सब कुछ बिल्कुल वही था जो रोजाना होता था। अरसलान ने राहत की सांस ली और सोचा कि रहमत चाचा को गलत फहमी हुई है। लैला हमेशा की तरह इसके पास आई और चाय मांगी, लेकिन आज अरसलान ने इससे कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। लैला, ये बताओ कि तुम कहाँ रहती हो और कौन से स्कूल में पढ़ाती हो? लैला ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर रहती हूँ। एक छोटा सा घर है और स्कूल का नाम सेंट मैरी है। अरसलान को ये जवाब इत्मीनान बख्श लगा। वो आगे पूछना चाहता था, लेकिन अचानक लैला ने कहा,
ارسلان مجھے آج جلدی جانا ہے، گھر سے فون آیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ارسلان کو یہ بہت عجیب لگا کیونکہ اس نے کوئی فون کی آواز نہیں سنی تھی اور لیلا کے پاس کوئی موبائل فون بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس رات ارسلان کو نیند نہیں آئی، وہ بار بار لیلا کے بارے میں سوچتا رہا، کچھ نہ کچھ تو ضرور عجیب ہے۔ پہلے رحمت چاچا کی بات، پھر آج لیلا کا اچانک چلے جانا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ اگلے دن اس نے لیلا کے بتائے سکول جا کر لیلا کے بارے میں پوچھا، لیکن لیلا نام کی کوئی استاد نہیں تھی۔ یہ بات اس کی پریشانی بڑھا گئی۔ شام کو جب وہ اسٹیشن پہنچا تو اس نے رحمت چاچا سے پھر بات کی۔ چاچا، میں اب کو دکھاؤں گا کہ لیلا آتی ہے، اب 11 بجے یہاں رہے۔ رحمت چاچا نے حامی بھری اور 11 بجے تک انتظار کیا۔ جب وقت آیا تو ارسلان نے دیکھا کہ ٹرین آ رہی ہے اور لیلا اس سے اتر رہی ہے۔ وہ خوشی سے بولا، دیکھے وہ آ رہی ہے۔ لیکن رحمت چاچا نے حیرت سے کہا، بیٹا یہاں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ٹرین ہے اور نہ کوئی لڑکی، تم خود ہی دیکھو، پلیٹ فارم بالکل خالی ہے۔ ارسلان نے چاروں طرف دیکھا، اس کے لیے لیلا بالکل صاف نظر آ رہی تھی، وہ اس کی طرف آ رہی تھی، لیکن رحمت چاچا کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہانی میں اب اصل راز کھلنے والا ہے۔ اب کا کیا خیال ہے کہ لیلا کون ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جب لیلا ارسلان کے پاس آئی تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے ارسلان، تم پریشان لگ رہے ہو؟ ارسلان نے کہا، لیلا یہ رحمت چاچا ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انہیں تم نظر نہیں آتی۔ لیلا نے رحمت چاچا کی طرف دیکھا اور پھر واپس ارسلان کی طرف دیکھ کر کہا، ہو سکتا ہے انہیں نظر کی کمزوری ہو، پھر وہ مذاق کر رہے ہوں۔ لیکن ارسلان کو اب شک ہونے لگا تھا۔ اس نے لیلا سے کہا، لیلا سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ یہ سوال سن کر لیلا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ایک استاد ہوں۔ ارسلان نے کہا، میں نے تلاش کیا ہے، شہر میں سینٹ میری نام کے سکول میں تمہارا نام نہیں ہے۔ یہ سن کر لیلا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ نظر آیا۔ اس نے کہا، تم مجھ پر شک کر رہے ہو، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ارسلان نے کہا، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اچانک لیلا نے کہا، مجھے جانا ہے، آج بہت دیر ہو گئی، اور وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ارسلان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس کا پیچھا کرے گا۔ وہ چپکے لیلا کے پیچھے چلنے لگا۔ لیلا اسٹیشن سے نکل کر سڑک پر آئی اور پھر شہر کے باہر کی طرف چلنے لگی۔ ارسلان اس سے کافی دوری پر تھا تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ تقریباً آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد لیلا شہر کے بالکل باہر ایک پرانے قبرستان کے قریب پہنچی۔ وہاں بہت سے پرانے درخت تھے اور ماحول بہت ڈراؤنا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ جگہ اور بھی ڈرانا لگ رہی تھی۔ ارسلان نے دیکھا کہ لیلا ایک بہت بڑے پرانے درخت کے قریب گئی۔ یہ درخت اتنا بڑا اور پرانا تھا کہ لگتا تھا صدیوں سے یہاں موجود ہے۔ اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی تھیں اور پتے اتنے گھنے تھے کہ چاند کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اور پھر جو ہوا وہ ارسلان کو دیکھ کر اس کے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ لیلا درخت کے قریب گئی اور اچانک وہ غائب ہو گئی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ ارسلان کی سانس رک گئی، وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکا۔ جو لڑکی ابھی اس کے سامنے تھی وہ اچانک کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ یہ کیا تھا؟ کوئی جادو؟ ارسلان کانپتے ہوئے قدموں سے اس درخت کے قریب گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن لیلا کہیں نظر نہیں آئی، نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی نشان، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ خوف سے کانپتا ہوا ارسلان واپس بھاگا۔ وہ تیزی سے شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کی سانس پھولی جا رہی تھی۔ یہ کیا تھا جو اس نے دیکھا؟ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی ماں نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں ہے؟ ارسلان نے کہا، کچھ نہیں امی، میں بس تھک گیا ہوں۔ لیکن اس رات وہ سو نہیں سکا۔ بار بار وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا، لیلا کا درخت کے قریب جانا اور پھر اچانک غائب ہو جانا۔ اگلے دن اس نے اپنے بہترین دوست احمد کو ساری بات بتائی۔ احمد پہلے تو اس کی بات پر یقین نہیں کر سکا، لیکن جب ارسلان نے تفصیل سے سب کچھ بتایا تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ احمد نے کہا، ارسلان یہ بہت خطرناک بات ہے، اگر واقعی یہ کوئی جن آبھوت ہے تو تمہیں فوری طور پر کسی مولوی صاحب سے ملنا چاہیے۔ ارسلان نے کہا، لیکن احمد مجھے یقین نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے میں نے غلط دیکھا ہو۔ احمد نے کہا، ایک کام کرو،
आज रात स्टेशन नहीं जाना, देखते हैं कि क्या होता है। अरसलान ने अहमद की बात मानी और इस रात घर पर रहा। लेकिन 11 बजे के करीब इसे बहुत बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई इसे बुला रहा हो। इसका दिल चाह रहा था कि वो स्टेशन जाए और लैला से मिले। ये एहसास इतना शदीद था कि अरसलान को लगा कि वो पागल हो जाएगा। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता और सोचता कि क्या इसे जाना चाहिए। आखिरकार इसने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया और घर पर ही रहा। लेकिन इस रात इसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बार बार लैला के बारे में सोचता रहा। अगले दिन अहमद इससे मिलने आया और देखा कि अरसलान की हालत और भी खराब हो गई है। इसकी आंखों में नींद नहीं थी और वो बहुत परेशान लग रहा था। अहमद ने कहा, अरसलान, अब देरी नहीं करनी चाहिए, चुल्लू मौलवी साहिब के पास चलते हैं। वो दोनों शहर के मशहूर मौलवी हाफिज अब्दुर्रहमान साहिब के पास गए। हाफिज साहिब बहुत बुजुर्ग आदमी थे और उनका शुमार शहर के नेक लोगों में होता था। लोग कहते थे कि उन्हें रूहानी चीजों का बहुत इल्म है। दोस्तों, कहानी अब अपने अहम मोड़ पर पहुंच रही है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि आपके ख्याल में अरसलान को क्या करना चाहिए। जब अरसलान ने हाफिज साहिब को अपनी पूरी कहानी तफसील से बताई तो वो बहुत संजीदा हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई जिन है जो इंसानी शक्ल में तुम्हारे सामने आता है, और जो कुछ तुम बता रहे हो इससे लगता है कि इसका कोई बुरा मकसद है। अरसलान ने कांपते हुए पूछा, हजरत, क्या ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? हाफिज साहिब ने कहा, बेटा, जिन लोगों को ये मिलता है अक्सर उनका बुरा हाल होता है। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ बीमार पड़ जाते हैं। ये सुनकर अरसलान का खून खुश्क हो गया। इसने कहा, हजरत, मुझे बचाने का कोई तरीका है? मैं तुम पर दम करता हूं और कुछ खास अमल बताता हूं, इंशाअल्लाह तुम इस बिला से बच जाओगे। हाफिज साहिब ने अरसलान पर दम किया, कुछ आयात पढ़े और फिर उन्होंने कहा, बेटा, आज से तुम 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ना। रोजाना सूरा अल बकरा और आयत अल कुर्सी पढ़ना। सबसे अहम बात यह है कि इस जिन के पास बिल्कुल नहीं जाना। अरसलान ने वदा किया कि वो ऐसा ही करेगा। इस दिन से इसने स्टेशन जाना बंद कर दिया और घर पर रहने लगा। पहले 2 दिन तो बहुत मुश्किल गुजरे। इसे लैला की बहुत याद आती और दिल चाहता कि वो स्टेशन जाए। लेकिन तीसरे दिन से ये ख्वाहिश कम होने लगी। अरसलान ने महसूस किया कि हाफिज साहिब का अमल काम कर रहा है। वो बाकायदगी से नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता और दुआएं करता। लेकिन 5 दिन बाद जब वो रात को सो रहा था तो ख्वाब में लैला नजर आई। वो बहुत गुस्से में थी और कह रही थी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारी राह देखती हूं, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? अरसलान की नींद टूट गई और वो खौफ से कांपने लगा। इसने फौरी तौर पर आयत अल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। अगले दिन वो अहमद के साथ फिर हाफिज साहिब के पास गया और ख्वाब के बारे में बताया। हाफिज साहिब ने कहा, बेटा, अब ये तुम्हारे ख्वाबों में आएगी, डरना नहीं है। जब भी ये ख्वाब आए तो आयत अल कुर्सी पढ़ना और अल्लाह से मदद मांगना। अगली कई रातों तक लैला अरसलान के ख्वाबों में आती रही। कभी वो गुस्से में होती, कभी रोने की हालत में, और कभी वो अरसलान को बहकाने की कोशिश करती। एक रात इसने ख्वाब में कहा, अरसलान, मैं तुम्हें बहुत खुशियां दे सकती हूँ, तुम्हें अमीर बना सकती हूँ, तुम्हारे घर के तमाम मसाइल हल कर सकती हूँ, सिर्फ मेरे पास आ जाओ। लेकिन अरसलान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। ये सुनकर लैला का चेहरा बदल गया और वो बहुत खौफनाक शक्ल में नजर आने लगी। इसने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगी। इसके बाद लैला के ख्वाब और भी डरावने होने लगे। वो मुख्तलिफ शक्लों में आती, कभी बहुत खूबसूरत, कभी बहुत खौफनाक। वो अरसलान को डराती, धमकियां देती और कभी लालच देती। लेकिन अरसलान ने हिम्मत नहीं हारी। वो पहले से ज्यादा नमाज पढ़ने लगा, कुरान की तिलावत करने लगा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबों की शिद्दत कम होने लगी। 1 महीना बाद हाफिज साहिब ने कहा, बेटा, अब आखिरी इम्तिहान बाकी है, तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा। जब ये फिर ख्वाब में आए तो डरना नहीं है, बल्कि मजबूती से खड़े रहना है और अल्लाह का नाम लेकर इसका सामना करना है। अरसलान ने कहा, हजरत, अगर मैंने कमजोरी दिखाई तो? हाफिज साहिब ने कहा, बेटा, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की मदद मांगता है तो अल्लाह इसकी जरूर मदद करता है। इस रात अरसलान ने खूब इबादत की, कुरान पढ़ा और अल्लाह से दुआ मांगी। फिर वो सोने गया। रात को लैला फिर ख्वाब में आई
लेकिन इस बार इसकी शक्ल पहले जैसी खूबसूरत थी। इसने कहा, अरसलान, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, मुझे मुआफ कर दो, मैं वापस जाना चाहती हूँ। अरसलान ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे पास आई थी? लैला ने कहा, मैं एक जिन हूँ, मैं कई सालों से इस दरख्त के करीब रहती हूँ। मेरा काम यह है कि इंसानों को बहका कर अपने साथ ले जाओ, लेकिन तुम मुख्तलिफ हो। अरसलान ने पूछा, कैसे मुख्तलिफ? लैला ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। मैंने हमेशा इंसानों को दौलत, खुशी और आसाइशों का झांसा देकर अपने साथ बुलाया है। कई लोग मेरे पीछे आए और हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन तुमने मेरा लालच कबूल नहीं किया। तुमने अल्लाह पर भरोसा किया, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहकर लैला की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, अरसलान, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। मेरा अंजाम यही है कि मैं तन्हा रहूं, लोगों को इज़्मावे, लेकिन तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने मेरे धोखे को कबूल नहीं किया। अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। अरसलान ने कहा, लैला, अगर तुम वाकई इंसान नहीं हो तो मुझसे एक वादा करो कि अब कभी मेरे ख्वाबों में नहीं इवगी, ना ही मुझे सतागी। लैला ने धीरे से सर झुकाया और कहा, हाँ, मैं वादा करती हूं, लेकिन याद रखना, कभी कभार तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी, क्योंकि तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने मुझे एक सच्चा दोस्त समझा। ये कहते ही लैला की शक्ल धुंधली होने लगी। इसका वजूद हुआ में तहलील हो गया, जैसे कभी वो थी ही नहीं। अरसलान की नई जिंदगी। अगली सुबह जब अरसलान उठा तो इसने खुद को हल्का और पुरसुकून महसूस किया। इसकी माँ की तबीयत भी दिन बदन बेहतर होने लगी, बहन की पढ़ाई जारी रही और घर के हालात संभलने लगे। कुछ ही वक्त बाद अरसलान को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। इसकी मेहनत, दुआओं और अल्लाह पर भरोसे का फल मिल चुका था। फिर वक्त आया जब इसकी शादी भी एक नेक और समझदार लड़की से हो गई। अरसलान ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के करीब रहकर गुजारी और कभी भी लालच के पीछे ना भागा। मगर कहीं ना कहीं जब रात को वो तन्हा होता तो इसे याद आता कि कैसे एक पुरस्कार लड़की लैला ने इसकी जिंदगी को बदलने में एक अजीब सा किरदार अदा किया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। अल्लाह पर ईमान और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। बाज मुलाकातें जिंदगी बदल देती हैं, चाहे वो इंसानों के साथ हों या किसी और दुनिया के वजूद के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताएं कि क्या कभी आपका सामना किसी ऐसी मखलूक से हुआ है जो आम आंखों को नजर नहीं आती।